Good morning, children. Once again, I'm here with the second part of the chapter French Revolution. In the first part, we studied about when was the French Revolution outbroke. After that, we had lectures on the French society during the late 18th century. And you know that the French society was divided into three estates: first, second, and third. And the third topic was the struggle to survive, and where we studied about the subsistence crisis, means crisis for livelihood. Come to the next slide. That is a growing middle class envisages as end to privileges. It means कि जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, वो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, अब आप ये देखिए मिडिल क्लास के लोगों को जो प्रिविलेजेस थे, वो प्रिविलेजेस खत्म कैसे होंगे उसकी एक तरह से कल्पना की गई. Now this heading tells about the growing middle class envisages an end to privileges. कि जो भी मिडिल क्लास अभी पैदा हुई थी, उन्होंने क्या किया कि जिन लोगों को बचपन से ही पैदा होते ही जो विशेष अधिकार मिले हुए थे, प्रिविलेजेस मिले हुए थे, उनको कैसे खत्म किया. इसका कहने का मतलब है कि मोनार्की सिस्टम खत्म होना शुरू हो गई होगी, और इसका मतलब है डेमोक्रेसी थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो गई होगी. आपको सब पता है डेमोक्रेसी किसको कहते हैं, जहां पर वोट देने का अधिकार होता है और अपने हिसाब से ही अपने रूलर को चुनने का राइट होता है. Now come to the detailed part. In the past, peasants and workers had participated in revolts against increasing tax and food security. अब ये scarcity. अब हमने पहले भी पढ़ा है कि जब कहीं पर भी टैक्स बढ़ा दिए गए और जब बहुत ज्यादा यहाँ पर अकाल आ गए, तो वहां पर किसान और जितने भी वर्कर्स हैं, किसान और वर्कर्स ने क्या किया, वहां पर रिवोल्ट किया, विद्रोह किया. लेकिन उनके पास जितने भी सोशल और इकोनॉमिक पूरी का पूरा जो उनका सिस्टम था, उसमें जो मेन जो फंडामेंटल वो चेंजेस लाना चाहते थे, वो सारे के सारे उसमें कोई भी प्रोग्राम्स उसमें नहीं थे. जो भी राजा करते थे उसमें सिंपल कोई भी प्रोग्राम वहां पर नहीं थे. देन this was left to those groups within the third estate who had become prosperous. लेकिन क्या होता है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट के अंदर जितने भी पीजेंट्स थे या वर्कर्स थे, उसके अलावा उसमें कुछ प्रॉस्परस लोग भी थे. प्रॉस्परस लोग का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा थोड़े से समृद्ध होते हैं, पैसा जिनके पास थोड़ा होता है, और उसमें कुछ एजुकेटेड लोग भी उसमें शामिल थे. एजुकेटेड और जो प्रॉस्परस लोग थे उनके पास कुछ नए आइडियाज आए. अब नए आइडियाज आए, इन नए आइडियाज का आने का मतलब ये है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का स्टार्टिंग होना थ्रू द आइडियाज. देन अब एक नया जो सोशल ग्रुप स्टार्ट हुआ, एक नया सोशल ग्रुप स्टार्ट हुआ, इमर्ज हुआ, जिसको मिडिल क्लास बोला जाता था. उससे पहले केवल अपर क्लास होती थी या लोवेस्ट क्लास होती थी, लेकिन मिडिल क्लास इस वाले आइडियाज के आने के बाद शुरू हुआ. जो क्या करते थे कि वो अपने जो भी उनके समुद्र के पास जो उनका व्यापार होता था और जिसमें वुलन और जितने भी रेशमी वस्त्र का उत्पादन था, उसके हिसाब से वो अपना पूरा का पूरा पैसा बनाते थे. वो चीजों को एक्सपोर्ट करते और वो धीरे धीरे सोसाइटी के बड़े लोग बनते चले गए. इसका मतलब मिडिल क्लास में भी अच्छे लोग होना शुरू हो गए. अब थर्ड स्टेट में जितने भी ये मर्चेंट्स थे या जितने भी मैन्युफैक्चरर्स थे, इनके अलावा मैन्युफैक्चरर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, इसके अलावा थर्ड स्टेट के अंदर कुछ प्रोफेशंस भी शामिल हुए, जैसे लॉयर्स हुए, वकील हुए,
और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी हुए जो प्रशासन चलाते हैं या फिर शासन चलाते हैं। जैसे इसमें इसके अंदर वकील हुए, वकील के अलावा यहाँ पर बाकी प्रोफेशनल लोग भी शामिल थे। ये सभी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग थे और इनका ये मानना था कि समाज में किसी भी ग्रुप के पास कोई भी प्रिविलेज नहीं होना चाहिए जो उनको बर्थ से मिला हुआ हो, बल्कि क्या होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत है वो उसके काम से होनी चाहिए, ना कि वो उसने जहां पर बर्थ लिया है उससे होनी चाहिए। पहला ऐसे ही होता था मोनार्की सिस्टम में, पहले राजा है उसका बेटा ही बनेगा राजा, और उसके अलावा उनको सारी की सारी अधिकार, जितने भी विशेष अधिकार हैं वो उनको मिलना शुरू होते थे। लेकिन जैसे ही मिडिल क्लास शुरू हुई ना, इन लोगों ने पढ़ाई लिखाई शुरू की और बाद में मोनार्की सिस्टम के बजाय यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम लाने के लिए सोचना शुरू किया। अब इसके अलावा अब जितने भी आइडियाज थे सोसाइटी के, वो फ्रीडम के ऊपर बेस्ड थे और इक्वल लॉज के ऊपर बेस्ड थे। मतलब लॉ सबके लिए इक्वल होना चाहिए, सबको फ्रीडम होना चाहिए और हर एक इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, चाहे वो कहीं भी जन्म उसने लिया हो। ये जितनी भी ये सारी बातें थी, ये सारी की सारी बातें जॉन लॉक और जीन जैकस रूसो का नाम हमेशा आप याद रखेंगे। ये जो फिलोसोफर्स थे यहाँ के फ्रांस के, इन्होंने इस आइडियाज को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया। अब आगे क्या हुआ कि इन द 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इन्होंने लॉक ने राजा के जितने भी अधिकार थे, मोनार्कियल अधिकार थे और डिवाइन का मतलब होता है कि जो उनको दैवीय अधिकार दिए हुए थे, दैवीय अधिकार जो दिए थे वो इनसे लेना चाहते थे। दैवीय अधिकार होता है जो उनको जन्म से ही मिलते हैं और उनको पहले से ही ये बता दिया जाता था कि आप इस राजा के यहाँ पैदा हुए थे, यू हैव ऑल द राइट्स एंड ऑल यू हैव द बेनिफिशियल राइट्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। तो इस चीज को हटाने के लिए ही रूसो और जॉन लॉक वो सामने आए विद देयर राइटिंग्स। और इन्होंने ये भी कहा, लॉक ने ये भी कहा कि जो भी इनको राइट्स मिले हैं फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ देयर बर्थ, वो सब हटने चाहिए। सब लोगों को अधिकार है कि वो राजा भी बन सकते हैं और वो अपना अलग से गवर्नमेंट भी बना सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके बाद क्या हुआ कि रूसो ने इसी विचार को आगे ले गए और आगे ले जाने के बाद उन्होंने सोचा कि एक अलग से गवर्नमेंट बनाई जाए। और कैसी गवर्नमेंट बनाई जाए? जिसके अंदर सोशल कंट्रैक्ट लोगों के अंदर जो हैं वो किए जाएं और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको भी वोट के लिए आगे खड़ा किया जाए कि जो भी चाहते हैं कि उनके कोई भी काम पूरा किया जाए तो उनके सामने उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हो। जैसे हमारे यहाँ होते हैं, हमारे जितने भी नेता चुनकर आते हैं, हम मिनिस्टर्स को चुनते हैं, वो सब क्या होता है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें रूसो ने आगे फॉरवर्ड की। अब इसके अलावा इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये एक बुक लिखी थी मॉन्टेस्क्यू ने, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इन्होंने क्या किया, सरकार के अंदर 3 चीजें, जैसे हमारे यहां पर भी है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट के अंदर ये तीनों के तीनों जितनी भी ये इनकी पावर्स हैं, इट शुड बी डिवाइडेड इनटू लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जैसे हमारे इंडिया में भी है, ये तीनों के तीनों अपना काम बहुत अच्छे से करती हैं, तो तीनों पूरे कंट्री का जो काम है वो अलग अलग हिस्सों में बंट जाता है। लेजिस्लेटिव में क्या होता है, सारा का सारा काम जितना भी प्रशासन संभालते हैं। एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में सारा का सारा काम कौन सा होता है, जो पूरा का पूरा संभालती है आपकी जितनी भी कोर्ट्स हैं, उसमें आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, इसमें आपकी सुप्रीम कोर्ट्स हैं, स्टेट्स कोर्ट्स हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो यही चीज मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉज में अपनी बोली। अब जो भी ये मॉडल था गवर्नमेंट का, ये यूएसए के सामने रखा गया।
अब जब यूएसए में जितनी भी 13 कॉलोनीज थी, उन्होंने ब्रिटेन से खुद को आजाद घोषित कर दिया, तो वहां इसी मॉडल की सरकार बनना शुरू हो गई। वहां कहने का मतलब है सब लोग चाहते थे कि उनके देश में भी एक ऐसी सरकार आए जो कि एक फ्री होकर काम करे, किसी के अंडर काम ना करे। इसके बाद में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना और उसकी जो गारंटी थी वो दी गई सबको, और जो इंडिविजुअल राइट्स थे, हर एक इंसान का जो अपना राइट था, वो एक एग्जाम्पल बना सबके सामने, जो भी फ्रांस के थिंकर्स थे उनके सामने। थिंकर्स कौन होते हैं? जो बहुत ज्यादा देश के बारे में सोचते हैं और जो राइटर्स भी होते हैं, जिनको हम हिंदी में दार्शनिक भी बोलते हैं। अब जो भी ये फिलोसोफर्स थे, दार्शनिक थे, इनके विचारों पर काफी हाउसों और सैलॉन की गोष्ठियां भी हुई, गर्मा गर्म बहस हुआ करती, इनके बीच में हाउस होते थे, उनमें भी गर्मा गर्म बहस होती थी, होता ही है। अब हमारे यहाँ भी देखिए, जब चुनाव होने वाला होता है या चुनाव हो रहा होता है, तो हमारे यहाँ पर भी चाय पर चर्चा होती है। लोग जहां बैठते हैं, इकट्ठा होते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे, वहां सारी के सारी बातें होती हैं, सरकार को लेकर बातें होती हैं। तो ऐसे ही वहां पर जब नई चीज सामने आना शुरू हुई, तो वहां पर भी सब लोग बैठकर बातचीत करना शुरू हुए। और उसके अलावा जितनी भी बुक्स हैं, और बुक्स के अलावा जो भी न्यूज़पेपर हैं, उनके माध्यम से भी इनका बहुत जगह प्रचार और प्रसार किया गया। देन पुस्तकों और अखबारों को लोगों के बीच जोर से पढ़ा जाता। अब क्यों पढ़ा जाता है जोर से? क्योंकि कई बार ऐसे भी लोग होते थे जो ना पढ़ सकते थे और ना लिख सकते थे। अब उनको सरकार के बारे में कैसे बताया जाए कि हम एक नई सरकार बनाने जाने वाले हैं? जब उनको बताएंगे तभी पता चलेगा। इसीलिए जोर से भी कई चीज बोली जाती पूरी की पूरी सभा के अंदर, ताकि सब समझ सकें कि आगे क्या होने वाला है। अब इसी टाइम में क्या हुआ, जो लुई 16 था, उसके द्वारा जो भी स्टेट में खर्चों को पूरा करने के लिए उसने फिर से टैक्स लगाने शुरू कर दिए। अब जब फिर से उसने टैक्स लगाने शुरू कर दिए, तब जनता फिर से भड़क गई। अब जनता एंगर हो गई और प्रोटेस्ट करने लगी, जो कि धीरे धीरे जाकर फ्रेंच रेवोल्यूशन में तब्दील होने लगी। Next slide is about the outbreak of the revolution. Outbreak of revolution means क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। अब आपने इससे पहले जितने भी स्लाइड्स थे उसमें देखा कि लोगों का जो एंगर था, एग्रेशन था, वहां पर अकाल पड़ा, भुखमरी हुई, बहुत ज्यादा गरीबी आ गई, महंगाई बढ़ गई, ब्रेड उनके लिए बहुत ज्यादा महंगी हो गई। कहने का मतलब बहुत सारे रीजंस थे अदर देन मोनार्कियल सिस्टम, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ। और ये भी कहा जाता है कि व्हेन फ्रांस नीजेस द यूरोप गेट्स कोल्ड, कि फ्रांस ऐसी जगह थी जहां पर कुछ भी होता, अगर वो छींकता तो पूरे के पूरे यूरोप में सारे सब जगह कोल्ड हो जाता। नाउ द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। अब रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई? हमने देखा पिछले उसमें, जितने भी हमने उसमें स्लाइड्स पढ़ी हैं, कि उसमें लुई 16 ने टैक्स बढ़ा दिए थे। ठीक है, हमने पुराने उसमें ये पढ़ा, टैक्स बढ़ा दिए। अब आप ये सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा, कैसे किया होगा उसने, टैक्स बढ़ाए होंगे तो। अब जितना भी फ्रांस में पुराना प्रजातंत्र था, पुराना राजतंत्र था, सॉरी, रीम को बोलते हैं पुराना राजतंत्र, राजाओं के द्वारा देखा गया पूरा का पूरा देश, उसको बोलते हैं रेजिम। और ओल्ड का मतलब हो गया पुराना, जो भी वहां पर राजतंत्र था, उसके अंदर जो भी फ्रांसीसी सम्राट होते थे, फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकते थे, did not have the power to impose taxes according to his will alone, अकेले नहीं टैक्स लगा सकते थे। इनके लिए भी क्या होता था, उन्हें स्टेट्स जनरल इनके साथ मिलकर मीटिंग करनी होती थी, और नए टैक्स के ऊपर जो प्रपोजल्स होते थे उनको पास करना पड़ता था। बिना इनकी मंजूरी लिए वो उसको पास नहीं कर सकते थे। अब इसके बाद में जो स्टेट जनरल है, स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसके अंदर तीनों स्टेट थे और अपने अपने वो रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे। लेकिन लास्ट में फाइनल उसमें डिसाइड कौन करता था? केवल मोनार्क ही, सम्राट ही डिसाइड करता था कि बैठक बुलाई जाए या नहीं बुलाई जाए।
लेकिन लास्ट जो बैठक हुई वो 1614 में हुई, ये देखने के लिए कि आगे हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्लाइड। नाउ ऑन 5 मई 1789 लुइस 16 ने क्या किया, जो भी वहां पर असेंबली थी, उन असेंबली के स्टेट जनरल की असेंबली थी, वहां के लोगों को सबको बुलाया, जिसकी वजह से कि कोई जो भी बात है वो उसके सामने रख सकते हैं और उसको देख सकते हैं। सबको बुलाया उसने 1789 में, और जिसके अंदर की न्यू टैक्सेस का प्रपोजल्स रखना था। अब वो सब लोग इकट्ठा हुए एक हॉल में, वर्सलाइज के अंदर हॉल में इकट्ठा हुए, और वहां पर सारे के सारे डेलीगेट्स को उन्होंने होस्ट किया, उनको मेजबानी दी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के जो लोग थे उन्होंने 300 अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे, जिनको जो सबसे पहली रोज में ही बैठे थे एक दूसरे के आमने सामने। लेकिन जो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स थे उनको पीछे ही खड़ा होना पड़ा, उनको बैठने की भी जगह नहीं दी गई। बल्कि आपको ये पता है कि जो थर्ड स्टेट के मेंबर्स थे उनको कौन रिप्रेजेंट करता था, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस अमीर लोग और एजुकेटेड मेंबर्स उनको रिप्रेजेंट करते थे। इसके अलावा वहां के जो पीजेंट्स थे, आर्टिजन्स, औरतें, उनको तो वहां असेंबली में आने की ही मनाही थी। फिर भी जितने भी उनके दुख तकलीफ हैं, उनकी डिमांड्स हैं, वो सारी की सारी लिस्ट बनाई गई और 40,000 लेटर्स वो रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू भेजे गए ताकि उनको नेशनल असेंबली में पढ़ाया जा सके। Then come to the next slide. Voting in the state general in the past had been conducted according to the principle. पहला जो प्रिंसिपल था वहां पर उसी के बेस पर ही सबको वोटिंग करनी होती थी, जो भी उनका सिद्धांत था, उनका कानून था, सबके पास एक वोट देने का अधिकार था। लेकिन इस टाइम में जो लुइस 16 था, उन्होंने सोचा कि ये जो पूरी की पूरी पहले से ही जो एक प्रिंसिपल चला आ रहा है, ये प्रैक्टिस चली आ रही है, दोबारा वैसे ही चलनी चाहिए, इट शुड बी कंटिन्यूड। लेकिन जो थर्ड स्टेट के मेंबर थे उन्होंने कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, असेंबली बननी चाहिए, जिससे कि हर एक मेंबर को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। अब ये क्या था, एक तरह से एक डेमोक्रेटिक सिद्धांत था। इस सिद्धांत में क्या था, मेनली फिलोसोफर्स जो थे वो थे रूसो, उन्होंने अपने बुक में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली बुक में लिखा इस बारे में कि फ्रांस के अंदर किस तरह से वोटिंग करना शुरू हुए और नेशनल असेंबली बनी। लेकिन राजा ने जब ये प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो जितने भी मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के वो वहां से बाहर चले गए और उन्होंने उसका विरोध किया। अब थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने खुद ने सोचा कि क्यों ना हम स्पोक्समैन बन जाते हैं पूरे फ्रांस नेशन के। स्पोक्समैन कौन होते हैं, जो लोगों की तरफ से जिनको बोलने का अधिकार होता है किसी भी पार्टी की तरफ से। तो उन्होंने सोचा हम स्पोक्समैन बन जाते हैं थर्ड स्टेट के। तो ऑन 20 जून वो इकट्ठा हो गए सबके सब एक हॉल में अंदर, टेनिस कोर्ट उसका नाम था, वर्साई के अंदर। उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो एक नेशनल असेंबली बना रहे हैं। इसका मतलब कि वो एक गवर्नमेंट बनाने की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशन वाली गवर्नमेंट हो सकती है, डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। अब उन्होंने क्या किया, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें पता चले कि जो मोनार्कियल पावर है, वो मोनार्कियल पावर जिसको राजतंत्र बोलते हैं, उसकी पावर्स लिमिट हो जाएं, सीमित हो जाएं। और ये मेन काम किया मिराबाउ और एबिसियस ने। मिराबाउ भी कौन था, एक बहुत बड़ी नोबल फैमिली में इन्होंने ये पैदा हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करते थे, सोचते थे कि जितने भी सोसाइटी के अंदर फ्यूडल प्रिविलेज है, जिसको भी ये फ्यूडल सामंतवादी जिसको भी अधिकार मिले हुए हैं, वो खत्म होने चाहिए। उन्होंने क्या किया, एक जर्नल लिया और उसको पावरफुल स्पीचेस क्राउड में सुनानी शुरू कर दी। और पावरफुल स्पीचेस क्राउड में क्यों सुनानी शुरू कर दी, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग होते थे जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तब उनके अंदर ओपिनियन कैसे जगाई जाए, तो उसके लिए जर्नल्स वगैरह को भी बहुत जोर से बोलकर पढ़ाया जाता था या सुनाया उनको ये जाता था। देहाती लोग हैं, जो जितना भी गांव वाला एरिया है, वहां पर गांव-गांव में अफवाह फैल गई कि जितने भी लॉर्ड्स हैं, जितने भी जागीर हैं, उनके मालिकों ने भाड़े पर जितने भी
उन्होंने बैंड्स बुलाए और ब्राइगेंड्स बुलाए। इनका मतलब होता है जो हम बोलते हैं ना लठैत या लुटेरे, जिनसे हम पिटवाते हैं, जिनसे बड़े लोग जो ये होते हैं जागीर लोग, ये पिटवाते हैं लोगों को। तो इन्होंने क्या किया, किराए पर लठैतों और गिरोह को बुला लिए जो पकी फसलों को तबाह करने के लिए निकल पड़ते थे। अब पकी हुई फसल थी उसको डिस्ट्रॉय करने निकलते थे। कई जिलों में तो इतना ज्यादा डर था कि किसानों ने जो भी उनके पास कुदालें थी, उन्होंने क्या किया, कुदालों से और बेलचों से जितने भी वहां पर गांव के छोटे छोटे किले थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है, अब उन्होंने जितने भी अन्न के भंडार थे उनको लूट लिया, जितने भी उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे किस चीज को लेकर, लगान को लेकर जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनको जला दिया, ताकि कुछ पता ही ना चले कि किसके पास कितनी जमीन है या कितनी नहीं, कितनी ली हुई है उनके बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने। और जितने भी नोबल्स थे, बड़े लोग थे, कुलीन थे, उन्होंने बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए और बहुतों ने तो पड़ोसी देश में जाकर भी शरण ले ली। तो इस तरह से जब पता चला कि भी कॉमन पीपल भी इतना ज्यादा रेवोल्यूशन ला सकता है, तो जितने भी ये लोग थे, ये लोग दूसरे कंट्रीज में भी चले गए या अपने जगह को छोड़कर भी वहां से चल निकले। नेक्स्ट स्लाइड। अब राजा ये जान चुका था कि अब उसके हाथ में उसकी प्रजा नहीं रही। लुई 16 ने सोचा कि अब नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन देना ही पड़ेगा, नेशनल असेंबली को एक मान्यता देनी ही पड़ेगी कि ये भी एक असेंबली है जो कि ये, और उसने ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी ये अपना संविधान लाना चाहते हैं और अपने जो ये सिद्धांत लेकर आना चाहते हैं उनको भी मान्यता देनी ही पड़ेगी। और उन्होंने ये भी मान लिया कि अब संविधान का ही उसके ऊपर में पूरी तरह से एक कंट्रोल होगा। अब on 4 अगस्त 1789 में क्या हुआ कि रात को असेंबली ने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम खत्म करने के लिए सोचा, टैक्सेस जो थे और ऑब्लिगेशंस जो थे उनको भी खत्म करने की सोची। इसके अलावा जितने भी क्लर्जी पीपल थे, क्लर्जी मतलब जो चर्च में काम करते थे, उन लोगों को भी अपने जो उनके बहुत ज्यादा प्रिविलेजेस मिले हुए थे उनको भी उनको छोड़ देने के लिए बोला गया। अब इसके अलावा जो 33 टैक्स था, रिलीजियस टैक्स जिसको हमने पहले पढ़ा था, उसको भी खत्म कर दिया। और चर्च को जो भी देखता था उसके पूरी की पूरी जितनी भी जमीन थी उसको जब्त कर लिया गया, उसको ले लिया गया। अब एज ए रिजल्ट क्या हुआ कि कम से कम 20 अरब जो लिवरे थे उनके, 2 बिलियन लिवरे जो उनके थे, वो संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई। और वो जो संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई, और इस वक्त सरकार किसकी थी, सरकार इस वक्त बनना शुरू हो रही थी नेशनल असेंबली की, जिसमें थर्ड स्टेट के लोग ज्यादा थे और मिडिल क्लास पीपल भी उसमें आना शुरू हो गए थे, जिसमें आपके एजुकेटेड पीपल थे और बड़े नोबल्स थे। Slide with the next topic, that is France becomes a constitutional monarchy. अब फ्रांस becomes a constitutional monarchy का मतलब है कि जो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन इज फॉर द पर्पस टू बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसके अंदर भी दो चीजें शामिल हैं, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी बना और मोनार्की भी रही। कहने का मतलब है ना तो ये कंप्लीटली एक मोनार्की ही था और ना ही एक कंप्लीटली एक कॉन्स्टिट्यूशन वाला कंट्री था। अब इसमें देखते हैं ये कैसे बना एक फ्रांस पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कम टू द फर्स्ट पार्ट। जो नेशनल असेंबली थी वो 1791 में उन्होंने अपना पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बना लिया। इसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, उसका एक ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि जो मोनार्क की पावर्स हैं उनको कम कर दिया जाए, और जब मोनार्क की पावर को लिमिट कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, तो एक इंसान के हाथ में ही केंद्रित होने की बजाय अब इन शक्तियों को अलग अलग बांटा जा सकता है, जैसा हमने उसमें पढ़ा था। जब आप अपनी फिगर में देखेंगे तो फिगर में आप देखेंगे, बुक में जो फिगर है उसमें आप ये देखेंगे कि
3 हिस्सों में, जैसे हमारी कंट्री में भी है, 3 हिस्सों में ये चीजें, कोई भी गवर्नमेंट को बांटा जाता है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेजिस्लेटिव, जिसको हम लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब हिंदी में इनको हम बोलते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर ही पूरा का पूरा काम करती हैं, और इन तीनों के तीनों जितनी भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं किसी भी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट की, उसके अंदर ये अपना अपना काम देखती हैं और बहुत ही इजीली काम होता है। और इनको चूज करने के लिए जितने भी वहां पर सिटीजन्स होते हैं उनके पास वोट देने का भी एक राइट होता है, और वोटिंग की वजह से ही फिर नेशनल असेंबली आगे जाकर अपना यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करती है। Come to the next topic, the Constitution in 1791। अब इसमें क्या हुआ, इसमें संविधान ने कानून बनाने का जो राइट था वो नेशनल असेंबली को ही दे दिया, जिसमें वो सारे लोग थे which was indirectly elected। और इसको डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता था, ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होती थी। कैसे? सबसे पहले क्या होता था कि कोई भी एक सिटीजन है वो एक इलेक्शन ग्रुप का चुनाव करते थे, ठीक है, ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स होते थे, फिर वो क्या करते, असेंबली को चुनते थे। और सभी नागरिकों को मतदान देने का भी अधिकार नहीं था यहां पर। अब सभी नागरिकों को मतदान देने का अधिकार नहीं था तो किनको अधिकार था, यहां पर 25 ईयर्स से अधिक ऐसे पुरुषों को ही वोट देने का अधिकार था, उनको ही माना जाता था कि वो एक एक्टिव सिटीजन्स हैं, उन्हीं को ही वोट देने का अधिकार था, जो कि एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स का वेज उनको दे सकते थे। कहने का मतलब है कि 25 साल से अधिक वाले जितने भी वहां पर पुरुष थे उनको ही एक्टिव नागरिक मानते थे, उनको इसका दर्जा मिला था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स देते थे। तो 3 दिन की मजदूरी के बराबर जिसने टैक्स देते थे उन्हीं को ये राइट मिल गया कि वो वोट दे सकते हैं। अब इसके अंदर भी क्या हुआ, जितने भी मेल्स एंड फीमेल्स हैं उनको एक्टिव नहीं माना गया। अब उनको एक्टिव नहीं माना गया, उनको पैसिव सिटीजन्स माना गया और उनको अलग से एक पैसिव सिटीजन्स में रखा गया। अब निर्वाचक की जो योग्यता थी उसको प्राप्त करने के लिए क्या हुआ, असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का टैक्स देना बहुत जरूरी था। कहने का मतलब है जो भी टैक्स पेयर्स था वही क्वालिफाई कर सकता था असेंबली के अंदर कोई भी मेंबर बनने के लिए। जो टैक्स नहीं देता था ना तो वो वोट दे सकता था और ना ही वो नेशनल असेंबली के अंदर किसी तरह से भी खड़ा हो सकता था, ना ही वो किसी को वोट कर सकता था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र शुरू किया गया, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स, ये वाला एक घोषणा पत्र शुरू किया गया। इसमें क्या क्या चीजें शामिल थी, बहुत सारे राइट्स थे। ये बात राइट्स की है, इंसानों के लिए, सिटीजन्स के लिए। जो राइट्स थे वो कौन से थे, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कहने का अधिकार, जो मोनार्कियल टाइप में नहीं था, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपनी बात को कहने का अधिकार, इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, कानून के आगे सब एक हैं, ये भी सबको एक राइट मिला। और ये एक तरह से नेचुरल थे और इनएलिएबल राइट्स थे। कहने का मतलब है इनको कोई भी नहीं किसी से ले सकता था, ये राइट्स उन सबके पास थे और इनको कोई भी छीन नहीं सकता था। यानी कि जितने भी ये राइट्स थे, ये अधिकार हर एक व्यक्ति को पहले से ही मिल गए और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सका। और इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट द ईच सिटीजन नेचुरल राइट। और ये हर एक स्टेट की, स्टेट का मतलब होता है देश, हर एक देश की ये ड्यूटी थी कि वो सभी के जितने भी ये सारे के सारे अधिकार हैं, इन सारे अधिकारों को की रक्षा देश करे इस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के अंदर। नेक्स्ट, क्या होता है कि कहीं पर भी, जिस तरह से मैंने बताया था कि इसमें रूसो वगैरह ने क्या किया, जो भी चीजें सभा में बोली जाती थी
कई बार कुछ लोग रीडिंग करते लेकिन कुछ लोग इलिटरेट भी होते थे, अनपढ़ होते थे, तो उनको कैसे कोई चीज समझाई जाए, या तो उनको किताबों को पढ़कर बताया जाए, नहीं तो उसके अलावा भी क्या होता कि वहां पर जितने भी सिंबल्स थे, इनको पॉलिटिकल सिंबल्स बोलते हैं, ये पॉलिटिकल सिंबल्स लोगों को बताने से उनको पता चल जाता था कि किस तरह का आइडिया या किस तरह का मीनिंग उनको बताया जा रहा है। अब इसमें देखिए सबसे पहले जो एक चेन बनी हुई है उसमें है द ब्रोकन चेन। अब ये टूटी हुई जो चेन है, जो ये जंजीर टूटी हुई है, इसका मतलब क्या है? पहले इसका मतलब ये होगा कि अभी वो स्लेव है, किसी का गुलाम है, लेकिन जब ये टूटी हुई है इसका मतलब ये है कि ये एक फ्रीडम की बात बताती है, इट रिप्रेजेंट्स द फ्रीडम। Then comes to the second figure, this is the bundle of rods or faces। कहने का मतलब है छोटी छोटी जितनी भी छड़ियां हैं उनको एक कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि अकेली अगर रॉड है तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन जो दूसरी बहुत सारी इकट्ठी रॉड हैं वो एक स्ट्रेंथ का प्रतीक है। आपने कहानी भी पढ़ी है बचपन में कि एक एक डंडी मंगाते हैं। एक डंडी को तोड़ना आसान है क्योंकि वो सिंगल है, लेकिन अगर बहुत सारी डंडियां एक साथ हैं, बंच ऑफ स्टिक्स है, उनको तोड़ना मुश्किल है। इसका मतलब एकता में बल है। Then comes the third diagram, that is the eye within the triangle radiating light। मतलब ट्राइंगल के अंदर जो भी आंख है वो रोशनी बना रही है। इसका मतलब ये है कि जो ये आंख है ये सर्वदर्शी आंख है जिसमें ज्ञान की बातें शामिल हैं, और इसमें सूर्य की जो किरणें हैं वो अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देती हैं। क्लाउड्स ऑफ जो इग्नोरेंस है, अज्ञान है, उसको हटा देती हैं। कौन? सूरज की किरणें। देन कम्स द नेक्स्ट, दैट इज सेप्टर। इसका मतलब होता है राजदंड। इसमें इसका मतलब है कि ये शाही सत्ता का प्रतीक है। इसका मतलब ये रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। देन कम्स स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। कहने का मतलब है ये सिंबल ऑफ एटर्निटी। एटर्निटी का मतलब होता है सनातनता, मतलब पुराने समय से चला आ रहा और जिसका ना अंत पता है हमें और ना ही इसका आरंभ पता है, तो ये भी इसमें एक सिंबल है। तो ये दीज आर द सिंबल्स विच वर यूज्ड एंड विच वर अंडरस्टूड बाय द इलिटरेट पीपल। द नेक्स्ट स्लाइड वो भी पॉलिटिकल सिंबल के, दैट इज रेड फ्राइजियन कैप। अब रेड फ्राइजियन जो कैप है इसका मतलब है कि जितने भी स्लेव्स थे उनके द्वारा स्वतंत्र होने के बाद ये टोपी पहनी जाती थी। इसका मतलब जिसने ये टोपी पहनी मतलब ही इज फ्री। नेक्स्ट इज द ब्लू व्हाइट रेड, नीला सफेद लाल। इसका मतलब है फ्रांस के जितने भी ये कलर्स हैं, नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस हैं ये तीनों के तीनों। बाद में हम इसका फ्लैग भी देखेंगे। देन कम्स द विंग्ड वुमेन। डैनो वाली स्त्री का मतलब है कानून का पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब आपको पता ही है कि जब हम किसी भी नॉन लिविंग चीज को पर्सन से रिलेट कर देते हैं, दैट मीन्स द पर्सोनिफिकेशन। तो इसका मतलब यही है कि ये पूरी की पूरी जो फिगर है ये हमें बता रही है अबाउट द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। इसके बाद आता है द लॉ टैबलेट। लॉ टैबलेट का मतलब है ये एक तरह से बोर्ड है, कानून का बोर्ड है। इसका मतलब है कानून सबके लिए एक है और उसकी नजर में सब बराबर है। जैसे हमारे यहाँ पर एक होता है ना तराजू है और आंख पर पट्टी बंधी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जो कानून है वो सबको एक ही नजर से देखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी में भेदभाव कर रहा है। तो दीज वर द सिंबल्स, political symbols which were used by the illiterate people in. Now that is the end of part 2. We'll start with the part 3 from the next slide. Thank you.